2022-23 का मंथन लगातार जारी है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने गोष्ठी का से संबंधित तमाम जानकारियां दी और ये सीधी तस्वीर हम आपको प्रोजेक्ट भवन की दिखा रहे हैं जहां मुख्य सचिव संबोधित कर रहे हैं। नंबर 3 ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर 4 डेवोल्यूशन ऑन सेंट्रल टैक्सेस और नंबर 5 डेट दैट इज लोन। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इसमें स्टेट की कितनी स्पेस है मैनिपुलेशन की या मैनूवरिंग की। स्टेट्स के जो ओन टैक्सेस हैं दे आर लार्जली ऑफ जीएसटी, वी हैव नो कंट्रोल। हम ना किसी कमोडिटी को टैक्स कर सकते हैं, ना टैक्स स्लैब में कोई चेंज कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में बात हो गई तो चेंज होगा, एडिशनल आइटम नहीं। तो स्टेट के ओन टैक्सेस के लार्जर कंपोनेंट के साथ मैनिपुलेट करने में स्टेट गवर्नमेंट के हाथ एकदम बंद है। अब आ जाइए स्टेट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू। हमारे स्टेट का लार्जली अराउंड 6 to 7,000 करोड़ रॉयल्टी से आता है। अब रॉयल्टी के रेट कौन तय करता है? भारत सरकार। मिनरल रिच स्टेट्स पिछले 10 सालों से कह रही हैं कि एड वैलोरम टैक्स के रेट को बढ़ा करके 20% किया गया, लेकिन ये आज भी 14%। स्टेट्स ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने में भी सरकार के हाथ बंधे। अब बात कर लें डेट की। डेट में भारत सरकार ने एफआरबीएम एक्ट लाया है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपना लाया है। हमारे पर रिस्ट्रिक्शन है कि हमारी ग्रॉस बोरोइंग 25,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हम पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि हम अपने जीएसडीपी का 3% से अधिक बोरो नहीं कर सकते। अगर हमारा जीएसटी कम है, हम पुअर हैं, तो ये डबल फॉल्ट है कि हम की बोरोइंग भी कम करने के लिए कहा जाता है। सो आवर हैंड्स आर टाइड अप as far as mobilizing resources through debt management is concerned. चौथे पे आया जाए, अगर हम शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस की बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर वो तय हो गया है कि वो टोटल रिसोर्सेज का 42% ही होगा। और भारत सरकार लार्जली रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए या मोबिलाइजेशन के लिए जो भी एडिशनल मेजर्स ला रही है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ ए सेस, एंड वी ऑल नो सेस इज नॉन डिविजिबल। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई शेयर हम लोगों को नहीं मिलता। सो आर फिस्कल स्टेट एंड द लास्ट इज ग्रांट्स। तो जो है ही ग्रांट, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। भारत सरकार जितनी देगी उतना ही हम लेंगे। तो पांचों रिसोर्सेज के जो सोर्स हैं, जो इनके फाइनेंशियल मैपिंग का मेजर पार्ट है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की मैनूवरेबिलिटी या स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द फिस्कल स्पेस इज एक्सट्रीमली लिमिटेड। अब मैं और 2-4 बातें आपको बताना चाहूंगा जिसके कारण हमारी जो भी फिस्कल स्पेस है वो कैसे श्रिंक हो रही है, इसका आप अंदाजा लगाएंगे। जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम स्टार्ट होती है तो कई बार उसकी फंडिंग 100% होती है, बाद में वो घट के 90-10 हो जाता है, कभी 75-25 की रेशो में हो जाता है, और आजकल तो यूनिफॉर्मली इट हैज बीन मेड 60-40। तो जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिस सेंट्रल स्कीम को स्टेट एक बार अडॉप्ट कर लेती है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। और हमारे एक रिसोर्स का मेजर पोर्शन लॉक्ड है, कमिटेड है बाय वे ऑफ सेंट्रल शेयर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स। और कई बार तो ये होता है कि वो स्कीम बंद कर दी जाती है, उसकी लायबिलिटी, उसके रिसोर्सेज, उसके जो भी ऑनगोइंग मैन पावर है, that has to be onboarded to the state budget.
तो इससे और हमारी फिस्कल स्पेस कम हो जाती है। और एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है एक ग्रोइंग और पुअर स्टेट के लिए, वो है टू इंश्योर ए फाइन बैलेंस बिटवीन सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स। टेक्नोलॉजी का जमाना है, माननीय मुख्यमंत्रीगण आपस में नोट्स एक्सचेंज करते हैं, ट्विटर पे, इंटरनेट पे तुरंत ये जानकारी आ जाती है कि किस राज्य ने कौन सी स्कीम लागू की। और बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स को लागू करने की एक होड़ है, होनी भी चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज में, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे बजट का मोर देन 60% जाता है। बट उनके लिए ये चैलेंज नहीं है, बिकॉज उन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को बहुत पहले एड्रेस कर लिया था। लेकिन हमारी गरीब स्टेट, जहां आज पेयजल के लिए हाउस वाटर कनेक्शंस की कवरेज 25% होगी, रोड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है, और जब हम इस लिमिटेड फिस्कल स्पेस में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लॉन्च की है कि हर 60 ईयर के बुजुर्ग को पेंशन मिलेगी, और ये चीजें अगर हम एडिशनल रिसोर्सेज नहीं मोबिलाइज कर जाएंगे, जिसकी कि मैंने बताया स्कोप बहुत कम है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को प्रभावित करती है। तो एक फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए या फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम किस हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स को कंप्रोमाइज करें टू टेक केयर ऑफ द सोशल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, और टू टेक केयर ऑफ द announcements announced by the political party which comes to power, or to introduce new schemes which have been introduced by other developed states. ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स। जब हम देखते हैं, फील्ड में जाते हैं, हम नई सड़कें बना रहे हैं, नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुखी होते हैं जब ये कहते हैं कि आपके पुराने स्कूल, आपके हॉस्पिटल, आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, दे हैव नॉट बीन रिपेयर्ड फॉर एजेस। 10-10 साल से उनकी मरम्मत नहीं होती है। ऑफिस बिल्डिंगें काली हो चुकी हैं, उन पर हरे रंग के परमानेंट निशान पड़ चुके हैं, बट वी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी गुजारिश होगी वित्त विभाग से कि वो मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स के लिए भी कुछ राशि निकालें। तो सवाल उठता है कि अगर फिस्कल स्पेस भी नहीं है, नई स्कीम्स को भी लागू करना है, तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें। अब इसके दो ही तरीके, जैसा कि लोगों ने कहा, मनी इज फ्लोटिंग अराउंड, वी हैव टू थिंक ऑफ बजट आउटसाइड द बजट। हम एक ऐसे कॉर्पस का निर्माण करें जिसमें बजट और नॉन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के बियॉन्ड रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा सके, और बहुत सारी स्कीम्स को उस पर ऑफलोड किया जा सके, ताकि बजट की जो रिस्ट्रिक्टेड फिस्कल स्पेस है उसमें हमारा दम नहीं घुटे। नंबर 2, वी मस्ट हैव ए मिड टर्म रिव्यू। हमारे यहाँ राज्य में बजट का मिड टर्म रिव्यू नहीं है। BE and RE, budget estimate and revised estimates, they are just the same. RE is nothing but BE plus first supplementary, second supplementary and third supplementary. This is not the way revised estimates are prepared. Seeing the performance of the Department of Finance must exercise a holistic exercise of mid-term review, and let me tell you, department should not be possessive about their schemes. हर 5 साल पे योजनाओं का थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होना चाहिए, और अगर आपको लगती है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी इसका पर्पस सर्व हो गया है या उसकी रेलेवेंस नहीं है, उन स्कीमों को बंद करना चाहिए और उस पैसे को
ज़्यादा बेटर स्कीम्स, इनोवेटिव स्कीम्स के लिए लागू किया जाना चाहिए। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि इस राज्य का बजट बनाना उतना ही कठिन है जितना एक सीमित आय वाले परिवार के माता पिता के लिए अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के लिए उसको प्लानिंग करनी पड़ती है। फ़र्क बस इतना ही है कि माता पिता को अपने बच्चों से हर 5 साल पर ये एंडोर्समेंट नहीं कराना पड़ता है कि वो उसके माता पिता हैं, लेकिन राज्य सरकार को कराना पड़ता है। दे कैन नॉट वेट, aspirations cannot made. So the challenge for the finance department is to strike a fine balance between resources, quality, expenditure, aspirations, and to take maximum new schemes on board. Thank you so much. आपके बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों के लिए, संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करूंगी सकारात्मक सोच के साथ हम सबका मार्गदर्शन कर रही माननीय मंत्री वित्त विभाग झारखंड सरकार डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पुराने मित्र सुखदेव जी, चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार जी, हेल्थ में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण जी, प्रधान वित्त सचिव अजय जी, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एकता जी, सेक्रेटरी विनय कुमार चौबे जी, सभी सेक्रेटरीगण जो यहाँ हैं उपस्थित, बाहर से हमारे बुलाए गए मेहमान, डॉक्टर जी खास करके, और जितने भी आज यहाँ उपस्थित हुए जितने भी लोग हैं, सबको मेरी ओर से नमस्कार और धन्यवाद। जैसा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा अपने उद्बोधन के शुरू में, टुकड़े टुकड़े में सलाह पहले लिए जाते थे, लेकिन एक विशद रूप से बजट प्रिपरेशन के लिए इस वर्ष वित्त विभाग ने सलाह लिया है सबसे, आम लोगों से, विशेषज्ञों से, सभी लोगों से। मैं इसके लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय जी को, दीप्ति जी को या उनके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, बजट है क्या? कोई संस्था, किसी सरकार का आय और व्यय का लेखा जोखा, वार्षिक लेखा जोखा, वार्षिक लेखा जोखा, और इस लेखा जोखा में, इस बजट में जो पार्टी सरकार में रहती है, उसका थॉट में, उसके विचार में सन्निहित रहते हैं। अगर राइट विंग की सरकार रहे तो उस पूंजीपतियों के पक्ष में बजट का प्रावधान होगा, लेफ्ट विंग की सरकार रहेगी तो दूसरे, और जो गरीबों की सरकार रहेगी, जैसे हमारी सरकार है, गांव गरीब की हम लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं,
तो हमारा भी नजरिया बजट तैयार करने में अलग हो जाता है। निश्चित रूप से आपकी सलाह है, बहुत अच्छे की सलाह है। उन सलाहों को मैं दो भाग में बांटूंगा, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म के लिए। बजट तो एक साल के लिए होता है, तो दोनों को शॉर्ट टर्म में उसको ले जाएंगे, तो जो शॉर्ट टर्म की सलाह है उसको ले जाएंगे, इसमें शुरू करेंगे, इसमें सबमिट करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो सलाह आए उसको छोड़े देंगे। एक छोटा सा बिगनिंग उनकी सलाहों को भी इस बजट में करने की हर कोशिश करें। ये विशेष समय चल रहा है, अलग ढंग का समय चल रहा है, नॉर्मल टाइम नहीं है। आप सबों ने भी कोविड-19 की चर्चा की, जिसमें जाने गई और अर्थव्यवस्था के पूरे और वैसे समय के लिए बजट तैयार कर रहे हैं 22 देश का, 22 देश का। तो हमारा सोच इस डर का होना चाहिए कि इसको कोविड-19 के प्रभाव के वो मद्देनजर रखते हुए अपना बजट तैयार करें, उसको रखते हुए कहीं जाने वाला नहीं। कोविड में क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने शुरू में स्लोगन दिया, जान है तो जहां, बहुत अच्छा स्लोगन था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और मैंने भी साथ दिया, हमने कहा इस प्रभाव से जीवन को बचाना है, और जीविका को, अगर जीवन बच जाए, जीविका नहीं बचे, तो हम बेहतर नहीं रह सकते। दोनों को बचाना, और इसीलिए झारखंड सरकार का नाम अन्य राज्यों में हुआ कि कोरोना के रहते हुए भी साथियों ने भी बोला कि अर्थव्यवस्था को हमने ठीक से संभाला, बावजूद कोरोना का प्रभाव यहां भी काफी था। अब हमें दो चीजों पर ध्यान में बजट में दो पक्ष होते हैं, एक रेवेन्यू का पक्ष, दूसरा एक्सपेंडिचर का पक्ष। एक्सपेंडिचर के पक्ष में प्राथमिकता तय होती है, जैसे आप लोगों ने सलाह दिया। रेवेन्यू में बहुत कम सलाह है, प्रोफेसर शांतनु गुप्ता जी को सलाह दी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में, हालांकि समय के अभाव में बहुत संक्षिप्त में बोल पाए हो, लेकिन हम लोगों से कंसल्ट करेंगे और पूछेंगे कि भाई और क्या करना चाहिए। लेकिन रेवेन्यू के विषय में एक चीज कहना चाहेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब अभी नौकरी में हैं तो खुल के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो राजनीति में हूं, नौकरी में पहले था मैं भी, लेकिन अभी राजनीति में तो खुल के बोलूंगा। आज अगर रेवेन्यू की कमी है, आय की कमी है, हमारे पास पैसे की कमी है, तो बहुत हद तक इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं, मैं सच्चाई भरा बयान दे रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि यहां माइंस एंड मिनरल से भरा हुआ यह राज्य है। कोयला का क्षेत्र यहां देश के लगभग 1/4, 23-24% कोयला देश का कहीं से निकाला जाता है। अब कोयला के लिए जमीन चाहिए, जमीन सरकार करेगी तभी कोयला निकाल सकेगी। सरकारी आंकड़े के अनुसार 53,000 एकड़ राज्य सरकार ने कोल मंत्रालय को दिया है, कोल मिनिस्ट्री को दिया है, लेकिन उसका कंपनसेशन नहीं मिला।
प्राइवेट आदमी की जमीन कोल मिनिस्ट्री लेती है तो कंपनसेशन देती है, पैसे भी देती है और नौकरी भी देती है, लेकिन राज्य सरकार को नहीं मिला देता। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुनता रहा हूं मैं शुरू से ही। इन्होंने संभवतः चिट्ठी भी लिखी है। इस मद में भारत सरकार के पास ड्यूज 65,000 करोड़ से ज्यादा है, अब तो और ज्यादा हो गया होगा। अगर वो पैसे मिल जाते तो फिर कहां कमी है इनको, क्या कमी है? तो मैं कहने को विवश हो जाता हूं कि आज झारखंड गरीब है तो बहुत हद तक इसका देन भारत सरकार का है। भारत सरकार की वजह से हम गरीबी में रह रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा रेवेन्यू के लिए। दूसरा पक्ष इसका एक्सपेंडिचर साइड है। हम खर्च करते हैं, प्रायोरिटी फिक्स करते हैं। आपने जो सलाह दिया आज, सही सलाह दिया कि सबसे ज्यादा हमको एग्रीकल्चर में खर्च करना चाहिए। कि कोरोना ने एक चीज तो साबित कर दिया कि भारत में, दूसरे देश से नहीं कहूंगा मैं, भारत में ये एक ही सेक्टर बचा हुआ है, एक ही सेक्टर है जो जीवन बचा सकता है और जीविका भी बचा सकता है, वो है एग्रीकल्चर, वो है कृषि। पेट भी भरेगा और जीविका भी हमारी बची रहेगी। मुझे याद है, थोड़ा सा समय लूंगा थोड़ा, कि 2007-8 में जब अमेरिकन और यूरोपियन देशों में मंदी का लहर आया तो उसके बाद एक मीटिंग हुई थी जिसमें लोग थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। लोगों ने तारीफ करी उनकी कि आपने देश को मंदी से बचा लिया। जब उनकी बारी आई बोलने की तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बचाया, आपकी प्रशंसा गलत है, मैंने नहीं बचाया, यहां की कृषि ने देश को मंदी से बचाया। लाजवाब उत्तर उनका, मैं अभी याद करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है अभी भी। तो कृषि पर जोर देना है हमको, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम लोग सब खेतिहर हैं, यहाँ के जितने भी सरकार में मंत्री हैं अधिकतर तो खेतिहरे हैं, कृषक हैं, तो इस पर तो हम लोग को ध्यान देंगे। जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी में, सब पर ध्यान देना है हमको। इकोनॉमी के 3 मुख्य सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशियरी, इनकी वजह से जीविका चलती है। तो सबको हम पर ध्यान देना, हमको ध्यान देना है कि कैसे प्राथमिकता देकर के सबको हम जिंदा रखें, कम पैसे के होते हुए भी। वित्त विभाग के पास चैलेंज रहता है, वो अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत मीन्स आर स्कार्स एंड वांट्स टू मीट आर मेनी बेसिक सिद्धांत। इसी से अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांत निकले। तो वित्त विभाग ये समझता है इस बात को, और उसी के अनुसार ये विभाग काम करता है। मैं इतना आपको आश्वस्त करूंगा कि इसको समझते हुए हम लोग एक संतुलित ढंग से बजट का रूप देने की कोशिश करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रमुख चीज रहेगी, इसमें दो मत नहीं। अब खर्च करना है तो पॉपुलेशन पर खर्च करना है। हमारा पॉपुलेशन कैसा है? लगभग 78% लोग गांव देहात में रहते हैं 2011 के सेंसस के अनुसार। तो
उन पर ज्यादा खर्च करना है, क्योंकि लोग वही हैं हमारे ज्यादा है। शहरों को भी देखना है हमको। हम शुरू से ही इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, उसमें हटे नहीं हैं। लेकिन अगर क्षेत्रवार चलें हम, तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा गांव देहात को देखना, क्योंकि 78% पॉपुलेशन हमारा गांव देहात में ही है, तो इस पर हमको देखना है। और 78% उसमें गांव देहात में रहने वाले क्या है? गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो वहां क्षेत्र में सभी जगह पूरे राज्य में दो चीजें, जैसा कि मुख्य सचिव ने भी बताया, सिद्धांत वही है, दो मुख्य चीजें हैं बजट को फोकस करना होता है, सोशल सिक्योरिटी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर, दो चीजों पर। तो जितना पैसा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में हम लोग खर्च करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि फ्यूचर विकास, फ्यूचर डेवलपमेंट उसी पर निर्भर करता है, ये हम जानते हैं। लेकिन आज की जरूरत होगा गरीबों की मदद के लिए सोशल सिक्योरिटी। और मैं बड़े गर्व के साथ कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच इस देश में अनूठा है, अलग ढंग से, जो संभवतः आर्थिक क्षेत्र में जो राज्य पिछले पहले से उन्नत है उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो पिछड़े और गरीब राज्य हैं वो कल सोचेंगे, वो झारखंड हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज सोच रही है। आप देख लीजिए, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम नहीं दूसरी जगह है, मैं नहीं समझता हूँ, मैंने पता लगा, जगह जगह पूछा तो नहीं सर यूनिवर्सल नहीं है, इनकम रेस्ट्रिक्शन है, यूनिवर्सल नहीं है वहाँ किसी कहीं जगह। लेकिन यहाँ इन्होंने शुरू किया यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, कोई इनकम रेस्ट्रिक्शन नहीं। 60 और 60 साल के ऊपर के लोग अगर पक्का के मकान में रहते हों और सरकार के पास से कहें कि आज के दिन में हमारा कोई इनकम नहीं है, इनकम फ्लो नहीं है और हमको सरकारी मदद चाहिए, तो 1000 रुपये महीना स्त्री पुरुष दोनों को पेंशन मिलेगा, यूनिक है। एक साथी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी भी यूनिवर्सल होनी चाहिए। हम उसी ओर बढ़ रहे हैं, हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ जो लाल कार्ड, पीला कार्ड जिसको बोलते हैं, AAY PHH स्कीम जो नेशनल फूड सिक्योरिटी का है, उसके लागू होने के बावजूद बहुत से गरीब छूटे हुए थे, जो पात्र तो थे, एलिजिबल थे, लेकिन कोटा सिस्टम होने के कारण 86% को ही मिलता है रूरल एरिया में, 60% अर्बन एरिया में राशन, उसे छूटे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह लेकर हम लोगों ने, हमारे विभाग ने बचे हुए लोगों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की। और लाल और पीला था पहले, हम लोगों ने झारखंड का जो प्रतीक है हरा, उस रंग पर एक कार्ड चलाया और 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा। हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। किसी साथी ने कहा, यहीं होंगे वो, याद नहीं है नाम उनका, कि फूड सिक्योरिटी भी यूनिवर्सल होना चाहिए, तो होने जा रहा है, उसी ओर बढ़ रहे हैं। इस पर हमारा खर्चा बढ़ेगा। साथियों, एक ट्राइबल स्टेट है, निश्चित रूप से। ऐसे तो 2011 के सेंसस के अनुसार 26.2% ट्राइबल का था, लेकिन मैं कहूँ इससे ज्यादा है पॉपुलेशन उसका। क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं जब सेंसस होता है, कब होता है सेंसस? 10 साल के बाद, 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 20 दिन। अब इस पीरियड में 4 से 5% ट्राइबल
रोजगार की खोज में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अन्य जगह चले जाते हैं, उस सेंसस में गिने ही नहीं जाते। अगर ऐसे लोगों को हम 5 मान लें 5%, तो हमारा 31-32 तो हो जाता है। ऐसे हम ज्यादा हैं। इसलिए अगर कोई कहता है कि ट्राइबल स्टेट है झारखंड, तो गलत नहीं कहता, वो सही कहता है, आंकड़े के अनुसार भी, पॉपुलेशन के अनुसार। तो ट्राइबल डेवलपमेंट पर हमको देना है। टक्कर साहब यहां हैं, मैं जानता था कि टीएसपी का जो मामला है, डाइवर्ट के टीएसपी फंड जो आता है उसमें डाइवर्सन हो जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है विभागों द्वारा। तो आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा कानून बनाया कि डाइवर्सन नहीं हो सकता, कानून बना दिया, डाइवर्सन नहीं हो। संभवतः इसकी जरूरत है चीफ सेक्रेटरी साहब, झारखंड में भी मैं जानता हूं यहां कि डाइवर्सन हो जाता है फंड की, ये नहीं होना चाहिए। जो रुपया कमिटेड है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, दैट शुड बी स्पेंट ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट एंड इन नो केस दैट शुड बी डाइवर्टेड टू अदर स्कीम्स, अदर डिपार्टमेंट। एक तुरंत आने वाला है हम लोग चैलेंज रेवेन्यू जनरेशन में, आप सभी जानते हैं। सेक्रेटरी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि अब बजट में इसकी व्यवस्था जरूर करें। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप सबों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। हमारे अपन बजट के लिए भी कई प्रतिनिधि वर्ग से सुझाव मांगे गए थे। ये वक्त है उन्हें सम्मानित करने का, प्रशंसा पत्र प्रदान करने का, जिन्होंने हमारे अपन बजट के लिए बेहतरीन सुझाव प्रस्तुत किए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया इन प्रतिनिधियों को प्रशंसा पत्र प्रदान करें जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन सुझाव बजट के लिए प्रस्तुत किए हैं। आपकी तालियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगी मिस श्रुति सुमन बोकारो से। माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों द्वारा ये लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आप सबको प्रदान किया जा रहा है। 4 प्रतिनिधिगण जो इन्होंने हमारे अपन बजट के लिए बेहतरीन सुझाव दिए, ये है मिस श्रुति सुमन फ्रॉम बोकारो। तालियां जोरदार। प्रशंसा पत्र और शॉल के साथ सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अगला नाम मिस्टर हरदर महतो रामगढ़ से। तालियां जरूर हो। रामगढ़ से मिस्टर हरदर महतो। हमारे अपन बजट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आपके माध्यम से प्राप्त हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशंसा पत्र और साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये शॉल के साथ आपको सम्मानित कर रहे हैं। अगला नाम मिस्टर सुभोजीत कुमार पात्र फ्रॉम ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम के मिस्टर सुभोजीत कुमार पात्र। बहुत ही अच्छे सुझाव हमारे अपन बजट के लिए। धन्यवाद आपको। मुख्यमंत्री जी के कदमों द्वारा अगला ये नाम मिस्टर आनंद राज। मिस्टर आनंद राज ताली के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आप सबके माध्यम से प्राप्त हुए और तालियों के साथ हम हौसला अफजाई जरूर करेंगे। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों द्वारा ये प्रशंसा पत्र, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन और साथ में ये शॉल प्रदान कर सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इन सभी प्रतिनिधियों को जिन्होंने हमारा अपन बजट के लिए बेहतरीन सुझाव प्रस्तुत किए, उनके सम्मान के लिए। कोई वर्ग न छूटे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। बजट से संबंधित सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए सबके कल्याणार्थ बेहतरीन बजट बनाने के लिए कृत संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं सादर गुजारिश करूंगी, निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस अवसर पर, बजट गोष्ठी के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं।
के इस प्रोजेक्ट भवन के इस सभागार में हमारे अपन बजट के इस गोष्ठी में हमारे साथ उपस्थित वित्त एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री आदरणीय रमेश उरांव जी, हमारे साथ उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, यहाँ उपस्थित अरुण सिंह जी, वित्त विभाग के सचिव, यहाँ उपस्थित इस बजट गोष्ठी में विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हुए, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए आप सभी महानुभावगण जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं आज के इस बजट गोष्ठी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी ओर से जोहार करता हूँ। बहुत लंबा सेशन ये चला है और वित्त विभाग ने लगभग 1 महीने से कैसे राज्य का अगला बजट हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक बेहतर प्रयास किया है। इसके लिए भी विभाग को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से, हालांकि हम लोग राजनीतिक दल हैं, राजनेता हैं, बजट बनाना निश्चित रूप से काफी कठिन होता है और झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए तो ये बहुत बड़ा चुनौती है। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों में तो हम देश में अव्वल हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों में हम लोग की हालात बहुत खराब है। और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव, देश में नए पुराने कानून में बदलाव, जो संभ्रांत राज्य होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पिछड़े राज्य होते हैं उनको इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अभी पूरा दुनिया एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। ये प्रभाव तो वैश्विक महामारी सभी के ऊपर गुजरा, सभी के साथ एक समान प्रभाव है, लेकिन इसका सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर, किसान, कमजोर वर्गों पर होता है। इन लोगों के लिए तो हालात ये रहती है कि ये महामारी से मरे या भूख से मरे, दोनों तरफ इसके लिए खाई बनी रहती है। वही हालात झारखंड की भी है, कभी कभी बन जाती है। और केंद्र और राज्य सरकार जो संयुक्त रूप से कई चीजों को लेकर चलता है, उन सब चीजों में भी कई असमानताएं समय समय पर होती हैं और सरकारें बदलती रहीं तो उसमें भी बहुत अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव हो जाता है।
सभी लोगों का देखने का अपना अपना नजरिया है, तरीका है। इसी नजरिए को समझने के लिए महीने भर से ये कवायद चल रही थी। कि मौजूदा परिस्थिति में लोगों की नजर देश को, राज्य को और देश और राज्यों में रहने वाले अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। और इन्हीं विचारों को जानने का भी मेरा प्रयास रहा है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से, सुझावों के माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन और आज जैसे गोष्ठियों के माध्यम से। बड़े बड़े बुद्धिजीवी ने ऑनलाइन बातें रखी, आज मंच में भी बातों को रखा गया, कई उत्साहवर्धक बातें भी आई। और मुझे लगता है जो आज यहां बातें आई उस लक्ष्य को हर कोई हासिल करना चाहेगा, लेकिन हासिल कैसे, सबसे बड़ी बात। और झारखंड कहा जाए कि पूरे देश में जो हमारे 28-29 राज्य हैं, कुछ राज्य थोड़ा बहुत आपस में मेल खाते हैं, कुछ राज्य बिल्कुल ही भिन्न हैं, कई चीजों में काफी अंतर है। तो कभी कभी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम इनके बीच से कैसे राज्य को बेहतर दिशा दे सकते हैं। कभी कभी कॉपी पेस्ट का काम भी खराब हो सकता है, गलत दिशा की ओर ले जा सकता है। और ये झारखंड प्रदेश कई मायनों में बिल्कुल ये अलग तरीके का राज्य है। हम आज जिस विषय को लेकर बैठे हैं इससे अलग हट के देखेंगे। जैसे कि मंत्री जी ने कहा, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन साथ साथ में गरीबी, पिछड़ापन, कुपोषण जैसे कई एक बीमारियों से ग्रस्त ये राज्य, और हर जगह से इसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने से बात नहीं बनेगी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस राज्य में 40% लोग वर्ग जो हैं, जहां ST-SC पॉपुलेशन यहां पर 40% से भी अधिक होगा मुझे लगता है, उस 40% वर्गों को यहां का कोई भी बैंक सपोर्ट नहीं करता। अगर हम थोड़ा सा ये देखें साधारण बोलचाल भाषा में कि जिस राज्य में 50% लोगों को देश का कोई बैंक सपोर्ट नहीं करता हो, तो उस राज्य के लोगों को आगे ले जाने की चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है। आप उठा के देख लीजिएगा किसी भी बैंक के डाटा को। हम लोग लगातार इस विषय पर बैठकें करते हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज केंद्र के द्वारा नए कानूनों के साथ देश को आगे ले जाने की प्रयास है,
सभी चीज़ें जब ऑनलाइन होनी है, सभी चीज़ें जब डीबीटी के माध्यम से जाना है, सभी चीज़ें जब कैशलेस होनी है, ऐसे स्थिति में ये 50% वर्गों का क्या हाल होगा? दो चार 5-10 लोग ठीक है, वो खड़े हो जाएंगे, कुछ अपना सहयोगी साथियों के साथ निकल पड़ेंगे, लेकिन इससे पूरे राज्य का चेहरा नहीं बदला जा सकता। तो ऐसे कई चीजें हैं और आज उन्हीं समस्याओं को समाधान करने के लिए राज्य के अंदर से, राज्य के बाहर से, विभिन्न बुद्धिजीवी वर्गों से, अर्थशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये हमने जानने का प्रयास किया है कि हम किस दिशा में आगे राज्य को ले चलें। आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे लिए निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। हम उन सभी बातों को जो आपने हमें सुझाव के रूप में दिया है, उन बातों को समाहित करते हुए अगले बजट का रूपरेखा तैयार हम करेंगे। राज्य के एक सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत जुझारू जरैन साहब ने शिक्षा के दिशा में कहा, हमारे नौजवान साथी अमित जी की क्या नाम है, वहां से चाईबासा से अंकित जी, एआई के संदर्भ में इन्होंने कहा, इन सब चीजों को सरकार बनते ही ये सारी मेरे जहन में था। हमारे कई साथी आज देश विदेशों में भी हैं, राज्यों में भी हैं, अलग अलग राज्यों में, जहां एआई के संदर्भ मुझे रोज फीडबैक देते हैं कि ये ऐसा होता है, ये किया जा सकता है, उससे वो किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है, यहाँ कॉलेज का एक हम लोग इसी राज्य से इस बात को शुरू कर सकते हैं कि यहाँ पर जो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आने वाली यात्रा है, राज्य इसमें पहले बाजी मारे। लेकिन चुनौती हमारे सामने उससे भी बड़ी, जैसे आज हम लोग पीडीएस के माध्यम से गरीबों को अनाज देते हैं। ये अनाज उसको आगे बढ़ने के लिए नहीं देते हैं, उसको जिंदा रखने के लिए देते हैं। उस अनाज का कैलकुलेशन आप देखेंगे तो गरीब को अनाज इसलिए दिया जाता है कि वो मर ना जाए, वो जिंदा रहे। तो गरीबी के आलम यहां ये है कि आदमी को पहले जिंदा रखें। और मैं समझता हूं, खैर इस दिशा में तो हम लोग लगभग ठीक हैं, लेकिन आगे बढ़ने की क्षमता में भी आज हमारे राज्य में, जैसे मंच से टूरिज्म के संदर्भ में भी बातें आई, आज प्राकृतिक संसाधन पर तो हम पूरा दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य जो हमारे राज्य में है, मैं समझता हूं कि मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद तो मैं खुद एक लंबी चौड़ी थीसिस लिख दूंगा, इतना इस संदर्भ मैंने रिसर्च किया और इतनी पोटेंशियल है। जो जम्मू कश्मीर के बर्फीले पहाड़ी इलाके में जो वादियां हैं, वो वादियां आज हमारे झारखंड में भी। आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कभी 20 सालों में कोई नजर गया ही नहीं, अनएक्सप्लोर्ड एरिया। तो हम लोगों ने आज खनिज संपदाओं से हटकर थोड़ी बहुत
इधर उधर झांकने का प्रयास किया है। अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट की ही बात हो रही थी कहीं, हम लोगों ने चूंकि भारत सरकार, राज्य सरकार कई जगह ज्वाइंट कार्य भी करती है। यहाँ कई सारी ऐसी चीजें थी जहाँ राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के शेयरें थी और हमने उसको अपना स्वामित्व के लिए भारत सरकार से आग्रह किया, पैसा भी दे दिया, सारा कुछ राज्य सरकार से साल डेढ़ साल पहले। केंद्र सरकार की अनुमति, मंत्री जी का भी ये आग्रह आया कि हम दूसरे दिन चाबी देके जा रहे हैं। मैं एयरपोर्ट में ही खड़ा हूँ, कोविड का वक्त था, परमिशन बगैर आ नहीं सकते थे। लेकिन उनको कैबिनेट की अनुमति चाहिए। डेढ़ साल बीत गए, उस संपत्ति का स्वामित्व के लिए आज तक केंद्र सरकार में कैबिनेट नहीं बैठे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे कई रुकावटें हैं जो धीरे धीरे समय के साथ भी चलता रहेगा और उसका समाधान भी निकालना पड़ेगा। लेकिन चुनौती है, लेकिन आपका ये सलाह हमारे लिए एक नई अलग अलग क्षेत्र में एक मार्गदर्शक के रूप में हम इसको देख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जब कोविड नहीं था, जब हम संक्रमण में नहीं थे, उसी समय हमारी परिकल्पना थी। जब चुनाव के पहले आपने देश विदेशों में छात्र छात्राओं को पढ़ते हुए देखा, जाते हुए स्कॉलरशिप के साथ जाते हैं बच्चे लोग, बड़े पैमाने पर विदेशों में जाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।